हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के अंदर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को पढ़ेंगे, जिसको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। इर्रेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग का होना, जिसमें पेल्विक पैथोलॉजी और मेडिकल डिजीज एब्सेंट हो। तो भाई क्या बोल रहे हैं? इर्रेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग का होना, ठीक है। इरेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग का होना जिसमें पेल्विक पैथोलॉजी भी ना हो और कोई मेडिकल डिजीज भी ना हो, ठीक है। कोई डिजीज भी नहीं हो रही है, ना कोई पैथोलॉजी है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, फीमेल के अंदर इरेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है। अब समझिए, देखिए होता क्या है, जो फीमेल होती है उसके अंदर पर मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसके अंदर ब्लीडिंग डेज होते हैं, जिसके अंदर एक निर्धारित ब्लड वजाइना के थ्रू ब्लड फ्लो बाहर आता है। लेकिन उस निर्धारित ब्लड के नहीं आएगा, वो निर्धारित ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, उसके जगह पे क्या हो रहा है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है। इरेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें ना तो कोई डिजीज का पता चल रहा है, ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी है, फिर भी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है। ये जो होती है मे बी कोज बाय हार्मोनल इम्बेलेंस। वहां पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है, ठीक है। हार्मोन का ऊपर नीचे हो सकता है, उनका बैलेंस बिगड़ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, ठीक है। तो प्यूबर्टी के दौरान, एडोलसेंट के दौरान क्या होता है, फीमेल के अंदर ये जो ब्लीडिंग हो रही है, जो हमारी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, ये देखने को मिल सकती है। और मेनोपॉज के दौरान भी मिल सकती है, मेनोपॉज के टाइम पे भी मिल सकती है, ठीक है। मिल सकती है, मे बी प्रेजेंट, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हो गया, इरेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग का होना, जिसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं हो, ना कोई मेडिकल डिजीज हो, ठीक है। हो क्यों सकती है, या तो हार्मोनल इम्बेलेंस के होने से हो सकती है, या फिर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है कब, प्यूबर्टी और मेनोपॉज के टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो यहां पर अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला है यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उम्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर 4 क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। प्यूबर्टल डीयूबी, ठीक है, प्यूबर्टल डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो रहती है यूजुअली वुमन लेस देन 20 ईयर, ये किसके अंदर मिलेगी, 20 साल से कम की फीमेल के अंदर, ठीक है। आगे बात करें रिप्रोडक्टिव डीओबी, रिप्रोडक्टिव डीओबी किसके अंदर मिलेगी, सीन इन वुमन फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन टाइम क्या होता है, 20 to 40 ईयर्स। तो ये बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव डीओबी कहां पे मिलेगी, जो वुमन 20 से 40 साल की होगी, ठीक है। प्री मेनोपोजल डीओबी, प्री मेनोपोजल के अंदर क्या होगा, वुमन एज्ड अबाउ 40 ईयर्स, ठीक है। हम मानते हैं कि 50 ईयर के बाद मेनोपोज होता है या 40 ईयर के बाद मेनोपोज होता है, तो जो 40 ईयर से ज़्यादा की वुमन होगी उसके अंदर प्री मेनोपोजल डीओबी देखने को मिलेगी, ठीक है। पोस्ट मेनोपोजल डीओबी ये भी किसके अंदर देखने को मिलेगी, जो 40 साल से ज़्यादा की फीमेल होगी उसके अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा है, प्यूबर्टी वाली एज कौन सी, 20 साल से कम। रिप्रोडक्टिव डीओबी किसके अंदर, 20 to 40 ईयर वाली एज की फीमेल के अंदर। फिर प्री मेनोपोजल और पोस्ट मेनोपोजल दोनों डीओबी किसके अंदर मिलेगी हमको, ऐसी वुमन जो 40 साल से ज्यादा की हो। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। सेकेंड देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी है भाई, पैथोलॉजी होने की वजह से कौन कौन सी डीयूबी हो सकती है। तो 2 क्लासिफिकेशन है इसके, प्राइमरी डीयूबी और सेकेंडरी डीयूबी, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर क्या होगा, नो डिटेक्टेबल डिजीज इन द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, इरेगुलर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी डीयूबी कहलाएगी, ठीक है। ड्यू टू डिसफंक्शन इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। होती क्यों है भैया, तो भाई हो सकती है, किस कारण से हो सकती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर डिस्टरबेंस होगा तो उसकी वजह से हो सकती है, उसके अंदर डिसफंक्शन होने से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर कोई भी यहाँ पर पैथोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलती है, ना ही कोई डिटेक्टेबल डिजीज, ठीक है, डिटेक्ट नहीं कर पाए ऐसी कोई डिजीज वहां पर नहीं मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डीयूबी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी डीयूबी, सेकेंडरी डीयूबी के अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर आउटसाइड द जेनाइटल ट्रैक्ट के होने से, ठीक है।
यहां पर हम बोल रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिसफंक्शन होने से हो रही थी प्राइमरी वाली, तो हो कहाँ रही थी, वो जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड ही हो रही थी। लेकिन जो सेकेंडरी डीयूबी है वो कहाँ होगी, जेनिटल ट्रैक्ट के अलावा दूसरी जगह से होगी, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे डिसऑर्डर अगर वहां पर हो रहे हैं तो उसकी वजह से हो रही, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, आईयूसीडी, इनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी किसकी वजह से हो रही है भाई, वहाँ पर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसफंक्शन से हो रही है। लेकिन सेकेंडरी जो होती है वो क्या होती है, जो जेनिटल ट्रैक्ट के अलावा अब दूसरे डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, आईयूसीडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेस पे क्या होगा, तो पहला इसके अंदर एनओव्यूलेटरी डीयूबी, ठीक है, एनओव्यूलेटरी डीयूबी, इसके अंदर देखिए क्या होगा। देखिए होता क्या है इसके अंदर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है उसके अंदर अल्ट्रेशन हो जाता है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन होने से। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में अल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या होता है, वो क्या करता है, ऑल ओवर हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो रहती है वो नहीं बनेगी, तो कॉर्पस ल्यूटियम नॉट फॉर्म, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनी। अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का साइक्लिक सिक्रेशन नहीं होगा। देखिए क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब तक बनी रहती है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करती है। जो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वर्ड पे फोकस करना, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो थिकनेस है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और कहां से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। लेकिन यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बना ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का साइक्लिक सिक्रेशन नहीं होगा। अब प्रोजेस्टेरोन का साइक्लिक सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है वो बिना किसी अपोज के लगातार बनता रहता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखिए मैंने अभी आपको बोला कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम करता है, और जो एस्ट्रोजन रहता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो प्रोजेस्टेरोन जैसे ही निकलता है वो एस्ट्रोजन को बोल देता है, जैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसकी थिकनेस कंप्लीट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के अपोज करके उसको रोक देता है कि भाई अभी रुक जा, बस यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बनी नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा ही नहीं, तो एस्ट्रोजन लगातार बनता रहेगा, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की क्या हो जाएगी, ओवर ग्रोथ हो जाएगी, ज्यादा बनती जाएगी। तो जो ज्यादा बनेगी वो क्या करेगी, इरेगुलर एक्सेसिव ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। एक बार और बता देता हूं क्या हुआ। देखिए हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में अल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, अल्ट्रेशन हुआ मींस हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, तो क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनी। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनी तो कॉर्पस ल्यूटियम से बनने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नहीं बना, जिसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करना। तो प्रोजेस्टेरोन का साइक्लिक सिक्रेशन नहीं होगा। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं बना तो प्रोजेस्टेरोन जो बनता, अगर नॉर्मल होता तो प्रोजेस्टेरोन बनता तो एस्ट्रोजन को रोक देता कि भाई रुक जा, यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं बना है तो एस्ट्रोजन को रोकने वाला कोई नहीं है, तो एस्ट्रोजन बिना किसी अपोज के लगातार बनता रहेगा, जिससे जो एंडोमेट्रियम है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी, और ओवर ग्रोथ होगी तो क्या होगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखिए, ओव्यूलेटरी डीयूबी, ठीक है, ओव्यूलेटरी डीयूबी के अंदर क्या होगा, कोज इज प्रोलोंग्ड लाइफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनेगी लेकिन प्रोलोंग टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। तो क्या होगा, देखिए यहां पर समझिए, समझा देता हूं मैं आपको। होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, ओनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करती, वो सम अमाउंट में एस्ट्राडियोल मींस एस्ट्रोजन का भी सिक्रेट करती है, इनिबिन ए को भी निकालती है, रिलैक्सिन को भी निकालती है। तो भाई यहां पर क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन है वो तो निकल ही रहा है, वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन कर ही रहा है, लेकिन जो सम अमाउंट में एस्ट्रोजन भी वो निकाल रही है, वो एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देता है। वो जैसे ही वो बढ़ेगा वो ग्रोथ बढ़ेगी एंडोमेट्रियम की, तो क्या होगा, डीयूबी होगा। तो भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका न बनना भी नुकसानदायक
और बनना ज़्यादा समय तक रुक जाना भी नुकसानदायक। यदि अगर कॉर्पस ल्यूटियम सही कब रहेगी, जब वो फिक्स टाइम तक बनी रहे और टूट जाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार चलता रहे। यदि वह नहीं बनेगी तो भी नुकसान, और ज़्यादा टाइम तक बनी रह जाएगी तो भी नुकसान। ठीक है, दोनों में क्या होगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला इर्रेगुलर, रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होगी, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होगी। ठीक है, एबनॉर्मल और फ्रीक्वेंट होगी। ठीक है, एबनॉर्मल रहेगी और फ्रीक्वेंट बार बार होगी, प्रोलॉन्ग्ड होगी, लंबे समय तक ब्लीडिंग होने लगेगी, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में होगी। तो क्या लिखना है, इर्रेगुलर, एबनॉर्मल, फ्रीक्वेंट, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग होगी इसके अंदर। और क्या देखने को मिलेगा, पेल स्किन देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। आगे बात करें, वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन देखने को मिलेगा, और पासिंग ऑफ क्लोट्स, जो ब्लीडिंग होगी उसके अंदर से क्लोट भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायग्नोसिस। भाई कैसे पता करें कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहला होता है इसके अंदर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। सबसे पहले क्या देखना है अपनों को, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखना पड़ेगी। भाई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंदर भी क्या क्या देखें, सबसे पहला देखना पड़ेगा आपको एक्सेसिव मेंसेस। ठीक है, एक्सेसिव मेंसेस तो नहीं हो रहा, ये कैसे पता करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, ग्रेटर देन 7 डेज, और मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 ml। यदि वहां पर क्या हो रहा है, एक्सेसिव मेंसेस हो रहा है। और एक्सेसिव मेंसेस कैसे पता करें, यदि ऐसी फीमेल जिसको 7 दिन से ज़्यादा तक ब्लीडिंग हो रही है और जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो 80 ml से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव मेंसेस हो रहा है। ठीक, इससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। पहला हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, फ्रीक्वेंट मेंसेस, बार बार मेंसेस का आना, उसमें क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रेटर देन 21 डेज। नॉर्मली क्या होता है, 28 डेज के अंदर आता है, लेकिन यहां पर 21 दिन में ही आ जाएगा। तो क्या हो गया, जो ड्यूरेशन था वो कम हो गया, तो फ्रीक्वेंटली आ रहा है मेंसेस, तो ये भी क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को पता करने का, डायग्नोस करने का तरीका है। इससे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इर्रेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। ये हो रही है तो भी क्या है, एक तरह से वहां पर क्या हो रहा है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। तो पहला हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिसके अंदर हमें देखना है कि भाई एक्सेसिव मेंसेस तो नहीं हो रहे। उसको पता करने का तरीका क्या है कि यदि ऐसी फीमेल जिसको 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो एक्सेसिव मेंसेस के अंदर है, मींस DUB है। आगे बात करें, फ्रीक्वेंट मेंसेस आ रहे हैं, मतलब 28 डेज के जगह पर 21 डेज में ही मेंसेस आ रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, एक तरह से फ्रीक्वेंट मेंसेस आ रहे हैं। वो भी किसका संकेत है, DUB हो सकती है। मेट्रोरेजिया, इर्रेगुलर एसाइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, तो भी क्या है, वहां पर DUB हो सकती है। ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, सिम्टोमेटिक हिस्ट्री। सिम्टोमेटिक हिस्ट्री में क्या, हम पेशेंट से पूछेंगे कि भाई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेग्नेंट होने का क्या पता, मतलब है यहाँ पर प्रेग्नेंट होना ना होना, ये क्या क्यों पूछ रहे हैं अपन, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके यदि एबॉर्शन हो गया है तो उसकी वजह से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो वो पूछना जरूरी रहेगा। ठीक है, आगे बात करें, डिसमेनोरिया तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसे कोई, अनादर मेडिकल डिजीज तो नहीं है, तो इनका भी हम सिम्टोमेटिक हिस्ट्री लेंगे कि कहीं इनका कोई कोरिलेशन हो गया तो DUB नहीं हो रही, तो वो भी हमें पूछना पड़ेगा। आगे देखिए, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि फीमेल के अंदर एनीमिया तो नहीं हो रहा है। यदि एनीमिया हो रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है, लगातार एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया तो नहीं हो रहा है। आगे बात करें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कोई। स्पेकुलम एग्जामिनेशन टू विजुलाइज सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, वहां पर कोई जेनिटल ट्रैक्ट रिलेटेड डिजीज तो नहीं है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो भी हमें क्या करना है, स्पेकुलम से एग्जामिनेशन करना है। आगे बात करें तो इन्वेस्टिगेशन करवानी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे, सबसे पहला करवाएंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। वापस प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। यदि प्रेग्नेंट हो रही है और बाई चांस एबॉर्शन की वजह से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसका पता चल जाएगा, तो प्रेगनेंसी टेस्ट। आगे बात करें, नेक्स्ट है USG। USG करवा के हम ये पता करेंगे
कि उसके अंदर यूट्रस से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी करवाएंगे, उसके अंदर भी यूट्रस से रिलेटेड डिजीज़ का पता चलेगा। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करानी पड़ेगी कि कोई ट्यूमर रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एस्ट्रोजन, LH, FSH लेवल को चेक करवाएंगे कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। TSH को चेक कराएंगे ताकि हमें थायराइड रिलेटेड नॉलेज भी पता चलेगी, उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हम करवाएंगे। आगे देखिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीट अंडरलाइंग कोज। सबसे पहले तो ये ठीक करना है कि किस कारण से हो रही है, उस कारण को ठीक करना है ताकि DU भी ठीक हो सके। करेक्शन ऑफ एनीमिया बाय डाइट, हेमेटिनिक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड। तो यहाँ पर एनीमिया को ठीक करना है डाइट को देके। ठीक है, हेमेटिनिक्स मीन्स आयरन सप्लीमेंट वगैरह देंगे। ठीक है, और यदि ज़रूरत लग रही है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी वहाँ पर करवाना चाहिए। ठीक है, यदि हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कैसे रोकेंगे, तो हेवी ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड विथ एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स, उसके अंदर आता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ठीक है, आगे बात करें हायर डोज ऑफ हार्मोन पिल्स। ठीक है, हायर कंडीशन हो रही है तो हायर डोज ऑफ हार्मोन पिल देंगे। आगे बात करें मोर सीवियर कंडीशन आ रही है तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, आगे बात करें HRT देंगे, मीन्स हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे डायलिटेशन एंड करेटेज करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, टिश्यू लाइनिंग ऑफ यूट्रस रिमूव्ड, जिसमें नई हेल्थी लाइनिंग बन सके। तो क्या करेंगे, जो यूट्रस के अंदर हमारा जो एंडोमेट्रियम लगी हुई है, जिसकी वजह से लगातार डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे ताकि वहाँ पर हेल्दी एंडोमेट्रियम वापस आके अपनी लाइनिंग बना सके। तो डायलिटेशन एंड करेटेज करेंगे। आगे बात करें और देखें इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट तो देना ही है, उसके अंदर जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है उसका डोज आपको बता देता हूँ। वो आता है 500 mg की टेबलेट आती है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार BD या फिर TDS दे सकते हैं। आगे बात करें यदि पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम NSAIDs देंगे, जिसके अंदर मेफेनेमिक एसिड 250 mg से 500 mg TDS देना है। ठीक है, आगे बात करें इथमसिलाइट आता है, उसको भी 250 से 500 mg TDS देना है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आगे बात करें हार्मोन मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हार्मोन मेथड क्या होते हैं उनको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन होगा या फिर उस पेशेंट को यदि रेफर किया जाएगा तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा वो उस हार्मोन को देख लेगा कि कौन सा वहाँ पर यूज़ करना है। तो आपको खाली लिखना है कि हार्मोन मेथड यूज। आगे बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे भाई, हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे। हिस्टेरेक्टोमी करने से क्या होगा कि यूट्रस के अंदर यदि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो जुड़ी हुई है उसकी लगातार शेडिंग होने की वजह से या उसके अंदर प्रॉब्लम होने से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यदि उस फीमेल को बच्चे की नीड नहीं है, चाइल्ड की नीड नहीं है, ज़्यादा ओल्ड एज है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, हिस्टेक्टोमी कर देंगे, यूट्रस को कट करके बाहर निकाल देंगे ताकि वहाँ पर एंडोमेट्रियम बन ही नहीं सके और उसके वजह से क्या होगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हिस्टेक्टोमी करके भी DUB को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।